देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हल्द्वानी शहर से खबर। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एलएम जोशी जी, जो कैरियर संबंधी आपको बताएंगे कि किस तरह बच्चों का कैरियर चुनना चाहिए और किस तरह काउंसलिंग की पूरी काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। जोशी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आप तक अपनी बात रख सकूं। मैं विगत 11-12 वर्षों से काउंसलिंग के इस क्षेत्र में हूं और काम कर रहा हूं बच्चों के लिए और सभी युवाओं के लिए कि किस तरीके से कैरियर का चुनाव उन्हें करना चाहिए और किन बातों को अपनी प्रमुखता देनी चाहिए कैरियर के चुनाव के लिए, ताकि वे एक अच्छा कैरियर चुन सके जहां हमेशा खुश रह सकें, जीवन में अपनी उस सफलता को अनुभव कर सकें। यूँ तो हम अनदेखी बिना किसी सोचे समझे कुछ भी चुनाव कर लेते हैं, तो कुछ आज मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूं आपसे कि कैरियर के चुनाव की किन बातों पर हमें विशेषता ध्यान देना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए, इस बात को लेकर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन इन सब बातों से पूर्व में थोड़ा सा अपनी जानकारी आपको दे दूं। व्यक्तिगत मेरा परिचय है, मुझे डॉक्टर एलएम जोशी नाम से जाना जाता है। मैं विगत 20-25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और इधर 11-12 वर्षों से मैं काउंसलिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। जब मुझे यह लगा कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को, बच्चों को एक दिशाहीनता ज़्यादा दिखाई देती है उनमें, और मुझे लगता है कि किसी भी डिग्री को वो लेने को तैयार हैं और अंत में वो कहीं और लैंड करते हैं और उसके बाद उनमें बहुत ज़्यादा तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है जॉब्स को लेकर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि हमें दखल करना चाहिए। एक शिक्षा के क्षेत्र का व्यक्ति होने की वजह से मैंने यह चुना और बच्चों को आज हम अपना समय देकर विद्यालयों में वर्कशॉप के माध्यम से, कैरियर टॉक्स के माध्यम से और बहुत सारे साइकोमेट्रिक मेजरमेंट्स के आधार पर उन्हें हम कैरियर के चुनाव की गाइडेंस देते हैं। और हमने अपना एक कार्यालय भी हीरानगर क्षेत्र पर स्थित कर रखा है, जहाँ पर कि लोग हमसे मिलने आते हैं और अपने अपने बच्चों को लेकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए कैरियर की, तो ये सत्य है कि हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है। अब उसके पेरेंट्स या किसी दबाव के कारण यदि वो मेडिकल में नहीं जाना चाह रहा है या मेडिकल लाए उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या अन्य जगह भी वो अप्लाई कर सकता है और कोई भी जगह किसी से कम नहीं होती? क्या सही है सर? बिल्कुल सही। आपके इस प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। यूँ मान के चलिए कि कैपेसिटी जिस शब्द का आपने प्रयोग किया, ये बिल्कुल हम सभी बच्चों के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसको हम मनोविज्ञान में एप्टीट्यूड कहते हैं। हर बच्चे के अंदर छिपी हुई है, हमें उसे जानना है, पहचानना है कि यह बच्चा किस कार्य के लिए है, किस काम के लिए बना। हमने आज कोशिश ये करते हैं कि सभी को एक ही दिशा में वी ट्राई टू मेक एवरीवन फिट इन वन शेप ओनली, इन वन स्ट्रक्चर ओनली, और ये सबसे बड़ी ही त्रुटि है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल विद्यालयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम सबको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ढालने की कोशिश करते हैं। हमें बच्चों के अंदर जो एक डिफरेंशिएटेड बिहेवियर है, उसके अंदर जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, जो अनस्ट्रक्चर्डनेस है, उसे भी समझना होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, एक बच्चे की प्रतिभाएं दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर। हम सभी को एक ही रूप में ढालने की कोशिश न करें। इसलिए विद्यालयों को यह चाहिए, पेरेंट्स को यह चाहिए कि वे अपने बच्चे की प्रतिभा को समझें और उसके अनुरूप ही उसको आकार देने की कोशिश करें, उसके कैरियर को आकार देने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हर पेरेंट्स को ये पता होती है कि मेरा बच्चा कितने गहरे पानी में, कितने शिक्षा के लिए योग्य है और किस जगह योग्य है, फिर भी लोग गलती करते हैं दिखावे के कारण। क्या? आपका बिल्कुल सही प्रश्न है ये भी कि पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ होती हैं कि उसके अंदर क्षमता कितनी है और वह कितना एकेडमिक में है, कितना वो स्पोर्ट्स में है, कितना उसके अंदर इमोशनल है, कितना उसके अंदर आईक्यू है। मोटा तौर पर वो अपने बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का सामाजिक दबाव है,
रिश्तेदारों का दबाव है, आसपास का दबाव है, उसके अंतर्गत हम यह बात को भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा इस लायक नहीं है। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हम जब स्वीकार करने को तैयार नहीं होते तो चाहे अनचाहे हम बच्चे पर दबाव डालते हैं, और वो बच्चे पर जब दबाव डालते हैं, चाहे हम उसको कोटा कोचिंग के लिए भेजना चाहें, चाहे हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज़बरदस्ती मेडिकल करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग की कोचिंग करा रहे हैं, हो सकता है बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, कोई कोरियोग्राफर बनना चाहता हो, लेकिन हम वो सब बातें नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपकी नज़र में उतना प्रतिष्ठा नहीं रखता है जैसा आप सोचते हैं, आप यानी कि एज ए पेरेंट। तो ये दोष है हमारी सोच में कि हमें बदलना होगा अपनी सोच को, कि हमें बच्चों के अनुरूप ही उनको उनकी कैरियर की गाइडेंस देनी चाहिए, और इसके लिए अच्छे विशेषज्ञ काउंसलर्स के लिए से राय लें, अच्छे जानकारों से राय लें कि हमारे बच्चे में क्या है और क्या क्या इसके एवेन्यूज़ हैं, किन जगहों में जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए काउंसलिंग की, तो इस टाइम तो इतनी मस्ट हो गई है, क्योंकि आए दिन कोचिंग सेंटर स्कूलों में एग्जाम ले रहे हैं, इधर उधर भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, यदि उनकी चाहे उसमें प्रतिभा है जाने लायक या नहीं है, लेकिन उनको सबको डॉक्टर इंजीनियर बना दे रहे हैं एक अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो और इससे हो क्या रहा है कि बच्चे आए दिन सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये किसकी कोचिंग की गलती है सर? आपका प्रश्न ये बिल्कुल ठीक है। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के विज्ञापन आग में घी का काम कर रहे हैं। वो एक इस तरीके का न्यूसेंस फैला रखा है कि हम गारंटी देते हैं सक्सेस की। आज ही मॉर्निंग में न्यूज़ थी हाई कोर्ट की कि यह कहना बिल्कुल अन्यायोचित है कि आप किसी बात की गारंटी दे रहे हैं। ये भ्रमित विज्ञापनों के आधार पर हम बच्चों को उनको गलत गाइडेंस दे रहे हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी बचना चाहिए इस तरीके से, और माता पिता को सतर्क रहना चाहिए इस तरीके से कि एडवर्टाइजमेंट से कि हम कोई गारंटी किसी बच्चे की दे सकते हैं। बच्चे की गारंटी ऊपर वाले ने उसे खुद दे रखी है कि जब वो आया है इस संसार में तो वो कुछ करने लायक है। अगर कुछ करना है तो हमें यह करना है कि वह बच्चा किस लायक है और वो किस दिशा में बेहतर कर सकता है, उसकी पहचान करनी है। एज ए पेरेंट हम सबको यह स्वीकार करना है कि मेरा बच्चा X नहीं Y बनने लायक है, Y नहीं Z है, और मुझे Z के लिए काम करना है, न कि X के लिए। मेरा मतलब जिस दिशा में आपकी चाहत के अनुरूप नहीं, बच्चे की योग्यता के अनुरूप ही उसको गाइडेंस दें, और विज्ञापनों के इस भ्रमित विज्ञापन मायाजाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया जो बच्चा योग्य होता है और किस्मत कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, जो बच्चा अगर योग्य होता है तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि बिना कोचिंग के से भी IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं। एक IAS मैडम थी, उन्होंने हमसे कहा कि हम बगैर कोचिंग के IAS बने। तो ऐसे भी हैं। वहीं दूसरे पैसे की बात की जाए, यदि बच्चा आपका इस योग्य है और आपको पता है कि हमारा बच्चा इस योग्य है और वो मतलब मेडिकल में सिलेक्ट होता है, मान लो ऑल इंडिया मेडिकल में सिलेक्ट हो गया, तो वहाँ तो कुछ खर्चा भी नहीं लगता है। जी देखिए, जहाँ तक बिना कोचिंग्स के IAS या नीट या JEE एडवांस वगैरह क्रैक करने की बात है, यह संभव है और होता रहा है कि प्रतिभावान बच्चों ने बिना इनके भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, लेकिन इनका जो योगदान है वो एक उतना है कि हमें एक दिशा मिल जाती है, हम समय एक अभाव रहता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो इतना तो यह काम कर सकते हैं कि हमें इधर उधर भटकने से थोड़ा बचा सकते हैं, हमारा समय का प्रॉपर प्रबंधन कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की गाइडेंस। लेकिन यदि हम सोचें कि हमारे अंदर वो संभावनाएं नहीं है, हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको A से B नहीं बना सकता, यह मैं आपको कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि अब तो वो समय आ गया है कि विदाउट काउंसलिंग के बच्चा अगर 5th के बाद, पहले तो चलता रहता है, 5th के बाद यदि कहीं विद्यालय भेज रहे हैं तो उसकी काउंसलिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि पेरेंट्स भ्रमित हो रहे हैं तो बच्चों को उस टाइम घाटा हो रहा है।
जब आप काउंसलिंग के महत्व की जब बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके के सामाजिक परिवेश में आज हम रह रहे हैं, जिस तरीके से पारिवारिक संरचनाएं हम लोगों की हो गई है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें पग पग पर एक अच्छे दिशा निर्देशन जो कि काउंसलर्स के थ्रू मिलती है उसकी आवश्यकता है और रहेगी और बढ़ती जा रही है। ये मैं अच्छा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें इसको इस तरीके की हमें ज़रूरतों को ज़रूरत क्यों पड़ रही हैं तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम जानते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि काउंसलर्स आज हमें इस परेशानियों से काफ़ी हद तक निजात दिला सकते हैं और देते आ रहे हैं। और हमें चाहिए कि हमें जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो बच्चे के कैरियर को लेकर, उसकी परवरिश को लेकर या उसके व्यवहार को लेकर, तो कोई भी एक विशेषज्ञ काउंसलर को चुनना चाहिए और उससे एक राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि आज बच्चों के मनोविज्ञान को समझना महत्वपूर्ण ज़्यादा है और सभी पेरेंट उसको समझने के मैं योग्य नहीं। हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का, हालांकि पेरेंट्स को पता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कोचिंग सेंटर वाले या जो भी उसे ऑब्लाइज करके कि आप वो कीजिए। दूसरा ये है कि अगर वो एग्ज़ाम में नहीं निकल रहे हैं तो आत्महत्या कर ले रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो उसके दबाव को रोकने के लिए काउंसलिंग मस्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, ये पहला कदम जब आपका गलत होता है तो ये गलतियों पर गलतियां होती जाती हैं और वो गलतियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि जो तनाव बढ़ जाता है, तनाव का रूप ले लेती हैं और जो कि आत्मघाती हो जाती हैं एक समय के बाद। इसलिए जब पहला कदम अपने कैरियर के चुनाव पर रखें वो बहुत सोच समझ के आप लोग रखें, जो आपकी प्रतिभा पर आधारित हो, आपकी योग्यता पर आधारित हो, आपकी रुचियों पर आधारित हो। यदि आप सोच समझ के अब पहला कदम रखेंगे तो आपको ऐसी समस्याएं कभी नहीं आएंगी। सॉरी डॉक्टर साहब, एक बात है कि ये क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इसरो में जाता है, कोई एरोप्लेन उड़ाता है। यदि एरोप्लेन वाले उड़ाने वाले नहीं होंगे, सभी डॉक्टर्स बन जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? यदि जो आपके यही बनते जेई भी होते हैं वो भी होते हैं आपके, अब अकाउंट सेक्शन में जाते हैं, अकाउंट सेक्शन वाला नहीं हो तो देश कैसे चलेगा? तो कोई चीज़ किसी तक कम है क्या सर? मैं इसका जवाब पूछना। एकदम सही आपने कहा कि हर प्रोफेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर व्यक्ति की समाज में इम्पोर्टेंस है। हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा समझते हैं, ये हमारी सामाजिक संरचना की कमियां हैं कि हम एक को पद को बड़ा और एक को कम समझ रहे हैं, जबकि यहाँ इस समाज में हर व्यक्ति की, चाहे वो एक अकाउंट्स का क्लर्क हो, चाहे वो एक IAS ऑफिसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, हर एक की ज़रूरत है और वो समाज की ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है। और हाँ, अगर बनने की कुछ ज़रूरत है, अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो अपने पेशे में बेहतरीन बनने की कोशिश है। हमें एक ऐसे उच्च मूल्य कोटि के स्थापित करने चाहिए। एक भ्रष्ट IAS ऑफिसर से एक सामान्य नागरिक बेहतर है और एक उच्च कोटि का नागरिक एक भ्रष्ट किसी डॉक्टर से बेहतर है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन मूल्यों को पर ध्यान देना चाहिए, न कि पद ऊपर नीचे नहीं होते। हम जो चाहते हैं पद की गरिमा को ऊपर और नीचे करते हैं। हर पद की अपना महत्व है, हर पद की अपनी ज़रूरत है समाज के। मेडिकल लाइन की चर्चा हो रही है, मेडिकल लाइन में हम भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो CMS हम होम्योपैथिक के भी देखते हैं, CMS हम आयुर्वेदिक के भी देखते हैं और CMS आपके जनरल के भी देखते हैं। तो क्या किसी से किसी कैटेगरी कम होती है? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी कहा कि पद के साथ तुलना न करें। उस पद पर जो सुशोभित व्यक्ति है वो इम्पोर्टेंट है कि वो कितना मूल्यवान है, वो कितना अपने वैल्यूज़ पर स्ट्रिक्ट है, उससे पद की गरिमा बढ़ती है और घटती है। और सभी पद बराबर होते हैं, आवश्यकता सबकी होती है। ये हमारी सामाजिक संरचना की कमी है, जिस तरीके से व्यवस्था में हम लोग रहते हैं कि हमने एक को ऊपर और एक को नीचे सोच लिया है या बना दिया है हमारे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 21वीं सदी में बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा क्राफ्टमैन से लेकर एक जहाज उड़ाने वाले की भी इम्पोर्टेंस है और हर एक के अपने अपने स्किल सेट्स हैं और हर एक की इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए आप अपनी योग्यता के आधार पर चीज़ों को चुनिए, कैरियर को चुनिए, न कि सामाजिक प्रतिष्ठा, कितना पैसा मिल रहा है उसको लेकर महत्व देना चाहिए। आपको फोकस इस बात पर करना चाहिए कि मैं किस काम को करके ज़्यादा खुश रह पाऊँगा, जीवन में ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे जहाँ से मिल पाएगी किसी भी तरह।
डॉक्टर साहब देखिए, शिखर तक तो पहुंचने में किसी में भी पहुंच सकते हैं। शिखर तक हम किसी भी कार्य को, सामान्य कार्य को भी शिखर तक पहुंचा सकता है हमको, और एक बड़ा काम भी हमें निम्न लेवल पर ला सकता है। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि हम किस काम को किस निष्ठा के साथ कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन हम किस पद में सुशोभित हैं। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक भ्रष्ट IAS अधिकारी से एक ईमानदार बैंक का क्लर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।